नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं बंगाल में भाजपा वामगढ़ में दक्षिण पंथ की विकास यात्रा इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। मंजीत ठाकुर इसके लेखक हैं। मंजीत ठाकुर का जन्म मधुपुर झारखंड के एक इलाके में हुआ। पेशे से पत्रकार हैं, दिल्ली में रहते हैं और बहुत सारे संस्थानों में काम कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति को उन्होंने करीब से देखा है और 2009 के बाद से वहाँ लगभग सभी चुनावों को कवर किया है। वहाँ के जातीय समुदायों पर, विभिन्न जनजातीय समुदायों पर लिखी हुई किताब उनकी ये जो देश है मेरा, विस्थापन की पीड़ा पर लिखी हुई एक किताब है। इसके अलावा सांस्कृतिक उपन्यास गर्भनाल भी प्रकाशित हो चुका है। कुछ कहानियाँ अंग्रेजी में भी अनुदित हुई हैं। एक कहानी संग्रह फलक नामक था, उसके संपादक रहे हैं और लगातार राजनीति, पर्यावरण, सामाजिक मसलों पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं। नीलेश मिश्रा के लिए भी उन्होंने 50 से अधिक कहानियाँ लिखी है। यानी मूल रूप से मंजीत ठाकुर जितने पत्रकार हैं उतने ही किस्सागो और कहानीकार भी हैं। ये लेखन की जितनी भी विधाएं हो सकती हैं उनकी अपनी व्याप्ति है और वह इस पुस्तक में भी दिखाई देती है। इस पुस्तक की प्रस्तावना में वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल जो कभी वामपंथ का गढ़ था और तृणमूल कांग्रेस के गढ़ के रूप में आज स्थापित है और वामपंथ से पहले कांग्रेस का वहाँ दबदबा था। आज की पीढ़ी के बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बुनियाद है वह बुनियाद ही पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। नागपुर का जितना योगदान रहा है कहीं उससे अधिक पश्चिम बंगाल की जो भूमि है उसका अपना योगदान रहा। और एक समय ऐसा भी था कि जो बांग्ला अस्मिता है, जो उपराष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद है, वह पश्चिम बंगाल की धरती पर पनप रहा था। यह केवल ऐसे ही नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो दोनों बड़े शीर्ष सरसंघ चालक थे और जिन लोगों ने स्थापना की थी वे पश्चिम बंगाल की धरती से जुड़े हुए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर डॉक्टर हेगडेवार का संबंध क्या था, केशव हेगडेवार जी का गोलवलकर का क्या संबंध था, यह पुस्तक उसके बारे में भी बताती है। और यह बताती है कि आज जिस बात को कहा जा रहा है दरअसल उसकी बुनियाद कभी आज़ादी से पहले ही रख दी गई थी। यह ऐसे ही नहीं है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब राजनीतिक दल बनाया तो संघ का संपूर्ण समर्थन उसको प्राप्त था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना था, जनसंघ जब बना, कि एक राजनीतिक शाखा इकाई होनी चाहिए। यह पुस्तक दरअसल पश्चिम बंगाल के बहाने हिंदुत्व का जो उभार है, हिंदू मतदाताओं का जो एकीकरण है, उस पर भी नजर डालती। और शुरुआत में वो हालांकि पंचायत, पहला अध्याय जो है पंचायत चुनाव जड़े जवानी की जंग से शुरू करते हैं और कुल 12 अध्यायों में बंग में संघ और जनसंघ यहाँ से वो शुरू करते हैं और 12वें अध्याय में वर्तमान पर आते हैं। वो एक आंकड़ा लेकर उपस्थित होते हैं पंचायत चुनावों का, जो अभी पिछले दिनों ही बीता है और आंकड़ों के साथ ही यह कहते हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल की 3,317 ग्राम पंचायतों, 341 पंचायत समितियों और 20 जिला परिषदों में कुल 73,997 सीटें थी, जिनके लिए 2 लाख से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे। इन सीटों में 63,229 सीटों में से कुल तृणमूल कांग्रेस ने 44,105 सीटें जीती। भाजपा के खाते में 9,990 सीटें आई।
और वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच जो तालमेल वाली सीटें थी उन्होंने 5,867 सीटें जीती। यानी कि इन दोनों वाम दल और कांग्रेस की ताकत, मिली जुली ताकत भी भारतीय जनता पार्टी से कमजोर थी। यही वो बिंदु है जब मंजीत ठाकुर यह बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल भले ही तृणमूल कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम मिली हों, लेकिन यह एक तथ्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी जड़ें जमाने के लिए 2014 के बाद से बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, वह जमीनी आधार पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत से मजबूत होती जा रही है। और उनका कहना है कि भले ही यह सीटें अधिक आई, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 2018 के पंचायत चुनावों के मुकाबले में कम हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3% वोट ज्यादा मिले। अब यहाँ से वो शुरू करते हैं और पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों की बात करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल पर बहुत सारे माध्यमों से भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेने की कोशिश कर रही है। और वो ये कहते हैं कि दरअसल यहाँ जो नायकत्व है उस नायकत्व की वजह क्या है। वो ये भी बताते हैं कि वाम मोर्चा कांग्रेस का जो गठबंधन है वह ग्रामीण निकाय चुनाव में 2021 के 10% के दोगुने यानी करीबन 21% मत पाने में सफल रहा है। भाजपा की सीट जीती गई जो सीटें हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि किन स्थानों पर वह दूसरे नंबर पर रहे थे। अब इसके बाद जो अगला है बंग में संघ और जनसंघ, वहाँ पर वो ये आते हैं कि दरअसल स्वामी अखंडानंद के शिष्य के रूप में गोलवलकर पहली दफा 1936 में पश्चिम बंगाल आए थे और बंगाल में 36 में वो आए और 39 में जो है संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार ने गोलवलकर को बंगाल में संघ के लिए जमीन तलाशने के लिए भेजा और हिंदू हितों की रक्षा यह उद्देश्य था। गोलवलकर पहली दफा जब आए तो उन्होंने स्वामी अखंडानंद के आश्रम में प्रवेश किया, मुर्शिदाबाद के सरगाछी आश्रम में। 37 में गुरु के निधन होने के बाद वह वापस गए और मिशन बंगाल असैफ्रन एक्सपेरिमेंट में स्निग्धेन्दु भट्टाचार्य लिखते हैं कि गोलवलकर ने कोलकाता के मानिकतला स्कूल के हेडमास्टर से बात की थी और स्कूल के छात्रों के साथ शाखा की शुरुआत की थी। अब यहाँ से शुरुआत होती है। 44 में संघ की शाखाएं जो है बरहमपुर, नवदीप, बर्धमान, सूरी, उत्तरपाड़ा, मिदनापुर, मालदा तक पहुंच गई थी। किस तरह से दत्तोपंत, बापूरा और ठेंगड़ी भी कोलकाता पहुंचे, उन्होंने देवरस की जगह लेने के लिए उनको भेजा गया। यह पुस्तक इस तरह से जनसंघ के गठन पर जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या प्रतिनिधित्व था, 60 के दशक की राजनीति क्या थी, किस तरह से कलकत्ता में धीरे धीरे उभार हुआ, किस तरह से कांग्रेस की सत्ता हुई और फिर कांग्रेस सरकार की अपनी वजहों से और जो केंद्र में गतिविधियां बढ़ रही थी उसकी वजह से पश्चिम बंगाल की सत्ता से वो जब बेदखल हुए और लंदन से पढ़ाई करके आए ज्योति बसु ने सत्ता संभाली। 1977 में वह सत्ता गई थी और फिर ज्योति बसु का कार्यकाल किस तरह से वाम दल के लिए एक छत्र राज्य के रूप में वापस आए। मंजीत ठाकुर इस बात को भी देखते हैं कि जिस तरह से वामपंथी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ममता बनर्जी ने कोई और छोर नहीं छेड़ा, कोई अवसर नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि ठीक उसी तरह की रणनीति अपना रही है भारतीय जनता पार्टी आज के समय में भी और लगातार अपनी जगह बनाए हुए है और वह कायदे से उन मुकाबलों को छीन चुकी है जो कभी कांग्रेस के समय में वामपंथी उनको चुनौती दे रहे थे। वामपंथियों को असली चुनौती तृणमूल कांग्रेस से मिली और आज तृणमूल कांग्रेस को अगर कोई चुनौती है तो वह भारतीय जनता पार्टी से। इस पुस्तक में मंजीत ठाकुर इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांग्रेस को तरजीह देने लगा था 1989 से ठीक पहले, यानी
जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में थे। इनका कहना है कि यह एक आश्चर्य की बात है कि राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस अपने को हिंदूवादी दिखाने की कोशिश कर रही थी। क्यों? क्योंकि साहबानों वाले मसले पर जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मामले को बदला तो हिंदू मतों को साधने के लिए, हिंदुओं को साधने के लिए वहां उन्होंने न केवल राम मंदिर का ताला खुलवाया बल्कि शिलान्यास की भी अनुमति दी और उससे मुस्लिम नाराज होने लगे। जब नाराज होने लगे तो इन्होंने अपने कदम खींचे। नतीजा आपके सामने है। आज कांग्रेस के साथ इस चुनाव को, अगर 2024 के चुनाव को हम छोड़ दें तो सच बात यह है कि मुस्लिमों की नाराजगी कभी खत्म ही नहीं हुई कांग्रेस से, और उसका नतीजा यह रहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मुस्लिम समुदाय का वोट कभी बसपा के साथ था, कभी नीतीश के साथ था, कभी सपा के साथ था, अलग अलग दलों के साथ अलग अलग जगहों पे था। बिहार में कम्युनिस्टों के साथ भी था, लेकिन कांग्रेस के पास वह वापस नहीं लौटा। जड़े जमाने की जुगत में आखिरी अध्याय में वह यह बताते हैं कि यह चुनाव दरअसल सियासी तौर पर 2024 का जो चुनाव है उसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से लैस है, उसके पास साधन संसाधन की कमी नहीं है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस है। बाकी दल, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे वह वाम दल हो, वह तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं हो सकता है उनको कोई लाभ मिल जाए, लेकिन दरअसल यह राष्ट्रवाद, रामलला, बांग्ला अस्मिता, सांस्कृतिक उपाख्यान, राष्ट्रवाद और उपराष्ट्रवाद के बीच का द्वंद्व है जो पूरे देश से अलग पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह की तैयारी के साथ लड़ा जा रहा है। कुल 203 संदर्भ ग्रंथों का उन्होंने इस्तेमाल किया है मंजीत ठाकुर ने। यह पुस्तक बहुत ही पठनीय है और राजनीति विज्ञान के छात्रों के अलावा भारतीय राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए, और पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहाने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का उभार क्या था, कई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और उन घटनाओं पर भी नज़र डालती है जिसने धीरे धीरे कांग्रेस को कमज़ोर किया, वाम दलों को मजबूत किया, वाम दलों को कमज़ोर किया। पश्चिम बंगाल के हालात क्या थे, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति थी, वहाँ की राजनीति के ताने बाने क्या हैं, किस तरह के नारे लगते रहे, किस तरह की रणनीतियाँ बनती रही और अंततः वर्तमान स्थिति क्या है, उस पर यह पुस्तक एक बारीक दृष्टि डालती है। पेंगुइन स्वदेश ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 299 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 226। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराना ना भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।